गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से पूरे भारत को सोचने पर मजबूर किया है। तो आइए आज इसी सवाल के तह तक चलते हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? आइए उस मंजर पर एक नजर डालते हैं। तारीख थी 30 जनवरी 1948 और जगह थी दिल्ली का बिरला भवन। गांधी जी अपनी रोज की शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। माहौल एकदम शांत था, जो शांति का प्रतीक था। लेकिन ये शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान थी और ये जगह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी की गवाह बनने वाली थी। और फिर वो खबर आई जो जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। अखबारों की हेडलाइंस उस शौक को दिखा रही थीं जो हर किसी ने महसूस किया। पहली हेडलाइन, गांधी को गोली मार दी गई। इसके बाद एक और सुर्खी, महात्मा को गोली मारी गई। मतलब ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये तो जैसे एक पूरे युग के अंत का ऐलान था। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो इस पूरी घटना की गंभीरता को आप कह सकते हैं एक लाइन में समेट दिया। गांधी एक हिंदू द्वारा मारे गए, भारत हिल गया, दुनिया शोक में है। इस एक हेडलाइन ने कत्ल के पीछे की जो दर्दनाक और कॉम्प्लेक्स सच्चाई थी उसे दुनिया के सामने रख दिया था। तो सवाल वही है, आखिर ये किया किसने? और सबसे जरूरी, क्यों किया? इसका जवाब हमें एक नाम तक ले जाता है, नाथूराम गोडसे। और गोडसे को समझने के लिए हमें उसकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा, एक ऐसे सफर पर जहां एक फॉलोअर एक कट्टरपंथी बन गया। गोडसे की कहानी ना विरोधाभासों से भरी हुई है। देखिए, 1910 में उसका जन्म हुआ और 1929 तक वो गांधी जी से इतना इंस्पायर्ड था कि कांग्रेस की रैलियों में हिस्सा लेता था। लेकिन फिर आया 1930 और उसकी मुलाकात हुई विनायक दामोदर सावरकर से। ये एक टर्निंग पॉइंट था। और 1932 आते आते वो आरएसएस ज्वाइन कर चुका था। मतलब उसकी विचारधारा की दिशा पूरी तरह बदल रही थी। और सच कहूं तो यही बात सबसे ज्यादा चौंकाती है ना, कि जो इंसान आगे चलकर गांधी का कातिल बना, वो एक जमाने में उन्हीं के नॉन वायलेंट आंदोलनों का इतना बड़ा सपोर्टर था। वो कांग्रेस के लिए रैलियां तक ऑर्गेनाइज करता था। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे? आइए अब उस दौर को देखते हैं जब गोडसे की सोच, उसकी आइडियोलॉजी एक मजबूत शक्ल ले रही थी। एक ऐसी शक्ल जो उसे एक एकदम अलग रास्ते पर ले जाने वाली थी। आप समझ सकते हैं कि गोडसे एक वैचारिक चौराहे पर खड़ा था। एक रास्ता था गांधी का, अहिंसा सत्याग्रह का, इसी रास्ते ने उसे शुरू में खींचा था। और दूसरा रास्ता था सावरकर का, उग्र हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का। 1930 के बाद ये साफ हो गया कि गोडसे किस रास्ते पर मुड़ने वाला है और उसने दूसरा रास्ता चुन लिया। अच्छा, एक और बात है, वो किन संगठनों से जुड़ा था, इसको लेकर हमेशा से डिबेट रही है। ये तो तय है कि वो 1932 में आरएसएस में शामिल हुआ और बाद में हिंदू महासभा में भी काफी एक्टिव हो गया। अब कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि उसने आरएसएस छोड़ दिया था, पर उसके परिवार का दावा है कि उसने कभी ऑफिशियली आरएसएस छोड़ी ही नहीं। तो ये एक ऐतिहासिक बहस है जो आज तक चलती है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर गोडसे ने खुद क्या वजह बताई गांधी को मारने की? उसने अपने किए को सही कैसे ठहराया? गोडसे के हिसाब से जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था वो ये रकम थी, 55 करोड़ रुपए। ये नंबर उसके गुस्से और उसके आखिरी फैसले का सेंटर पॉइंट बन गया। जब मुकदमा चला तो गोडसे ने कोर्ट में गांधी पर 3 बड़े इल्जाम लगाए। पहला, कि देश के बंटवारे के लिए गांधी जिम्मेदार थे। दूसरा, कि उनकी नीतियां मुसलमानों का तुष्टीकरण करती थीं, मतलब उन्हें ज्यादा फेवर करती थीं। और तीसरा और सबसे बड़ा इल्जाम, कि उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए अनशन किया था। और यहीं से कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। क्या गोडसे का ये जो सबसे बड़ा इल्जाम था वो सच था? क्या फैक्ट्स भी यही कहते हैं, या फिर कहानी कुछ और ही थी? देखिए, जो फैक्ट्स हैं वो एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। गांधी जी का जो अनशन था उसकी मुख्य वजह दिल्ली में हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकना था, न कि 55 करोड़ रुपए। सरकार ने तो 15 जनवरी को ही पैसे देने का फैसला कर लिया था। पर गांधी जी का अनशन 15 को खत्म नहीं हुआ, वो 19 जनवरी तक चला, जब तक कि दिल्ली में शांति के लिए सभी समुदायों के नेताओं ने एक समझौते पर साइन नहीं कर दिए। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये गोडसे के सबसे बड़े तर्क पर सीधा सवाल खड़ा करती है।
तो कत्ल के बाद क्या हुआ? कैसी विरासत छोड़ गए गांधी और कैसी विरासत गोडसे की बनी? कोर्ट का फैसला एकदम साफ था। नाथूराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे दोनों को फांसी की सजा हुई। सबूतों की कमी की वजह से विनायक सावरकर को बरी कर दिया गया और बाकी 5 लोगों को उम्र कैद हुई। आखिर में गोडसे के अपने ही शब्द उसके मकसद को सबसे साफ तरीके से बताते हैं। उसने कोर्ट में कहा था, मेरा पहला कर्तव्य हिंदुओं और हिंदुत्व के प्रति था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गांधी का अस्तित्व फौरन खत्म करना ही होगा। एक तरफ गोडसे का ये बयान था और दूसरी तरफ एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान विचारक थे जिन्होंने गांधी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि ऐसा कोई इंसान कभी इस धरती पर चला भी था। ये दिखाता है कि दोनों ने दुनिया पर कितनी अलग अलग छाप छोड़ी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कोई भी विचारधारा, चाहे उस पर यकीन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, क्या वो कभी किसी की जान लेने को सही ठहरा सकती है? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।